अभी 11 दिसंबर को सीडीएस की नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद कुछ मुर्दे जाग जाएंगे और फिर उनको याद आया कि अब हमें पढ़ाई करनी है। तो ऐसे लोग जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हालांकि मेरा कोर्स आ गया है और उसका लास्ट डेट टू ज्वाइन 18 है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो सेल्फ स्टडी के इनिशिएटिव है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत हद तक अगर आप ये कुछ गलतियां जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आप करते हैं तो 100% आपका जो ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो की स्पीड को आप 2x में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपका टाइम बचाया जा सके और कम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम चीजें डिस्कस भी कर लें। तो सबसे पहली दिक्कत जो आपको ध्यान में रखना है कि लोग है ना एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ते। अरे वो तलवार किसी काम की नहीं जो आपके युद्ध में काम ना आए, और डंडा भी अगर आपके युद्ध में काम आ जाए तो उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। आपने कितनी भी पढ़ाई करी, कितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े, कितने वीडियोस देखे, क्या फर्क पड़ता है अगर आपको वो चीज पेपर में हेल्प नहीं कर रही है। तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो सीडीएस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी है, यानी कि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी है। आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप वाहियात चीजों को पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम की डायरेक्शन जो है जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझो कि अगर हम लोग फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में देखते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं। अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं दीवार के ऊपर तो फायदा नहीं होगा, दीवार के अंदर कोई मूवमेंट नहीं नजर आएगी। वेयरएज अगर हम फोर्स लगाते हैं एक फुटबॉल के ऊपर तो वहां पे फुटबॉल गोल के अंदर चली जाती है। यानी कि सही डायरेक्शन पे लगाया गया फोर्स हमें पक्का रिजल्ट जरूर देता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज आप एक सही स्ट्रेटेजी बनाइए। हालांकि मैंने एक शेड्यूल आप लोगों को दे दिया है, उसको फॉलो कर करके भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप एग्जाम फॉर्मेट और पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि यूपीएससी जब के अंदर जब कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो पहले ये एनालाइज करता है कि मेरे से जो प्रीसीडर्स थे उन्होंने कैसे पेपर बनाया था, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, और उन आइडियोलॉजीज को भी फॉलो कर करके आने वाले सक्सेसर्स अपने पेपर्स को सेट करते हैं। यानी कि यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है, वहां पे कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी तरह के पेपर बनते हैं। क्या आइडियोलॉजी रहती है, कैसे क्या होता है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। आप कम से कम उन वीडियोस को जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। हर आदमी के ऊपर एक खाका अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने एक शेड्यूल दिया, कुछ आदमी उनमें से ऐसे होंगे जो कि मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि जीएस वाले सेगमेंट के अंदर अच्छे होंगे। तो जो सेगमेंट में आप अच्छे हैं वहां पे बस आपको जनरल रिवीजन करनी है, वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वेयरएज जहां पे आप वीक हैं, वीक एरियाज को आपको स्ट्रॉन्ग ज्यादा करना है, तभी फायदा होने वाला है, नहीं तो नहीं फायदा होगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। क्योंकि पेपर के अंदर तो आपको हर सेगमेंट के अंदर पास होना पड़ेगा, हर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज है कि जीके का जो पैटर्न होता है ना आज के टाइम पे, यूपीएससी ने एक चीज बहुत ही क्लियर कर दिया कि जितने भी जनरल सर्विसेज एंट्री एग्जाम है, यानी कि वो एग्जाम्स जहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाती है, जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज देखा होगा, सीएपीएफ देखा होगा और सीडीएस वाला एग्जाम देखा होगा, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी एंट्री के अंदर अपीयर हो सकते हैं। वेयर एज जो स्पेसिफिक एंट्री सर्विसेज होती हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे में आपके पास में जियोलॉजिकल डिग्री होनी चाहिए, वेयर एज इकोनॉमिक्स सर्वे में इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स की डिग्री होनी चाहिए, ऐसे ही दूसरे इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड डिग्री होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि जो जनरल एंट्री लेवल के एग्जाम है वहां पे सबका खाका सेम कर दिया है। यानी कि सीडीएस के लेवल के क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो कि सिविल्स में पूछे जाते हैं, और सीएपीएफ में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि सीडीएस के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि हर लेवल को एक तरह से एक स्टेप ऊपर करके कर दिया गया है। इसलिए हम लोगों को प्रिपेयर भी वैसे करना पड़ेगा ताकि अगर मान लो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के क्वेश्चन आए, दैट इज योर इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए, तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फायदा नहीं होने वाला। और जब तक हम लोग अपने जीएस को एस्केप की तरह देखते पड़ेंगे, वो दिन गए जब हमारी जैसे या पुराने लोग वो आते थे ना एनसीईआरटी की वन लाइनर पढ़ के चले जाते थे। 2024 का सीडीएस के दोनों साइकिल के पेपर देखो, आपकी होश ठिकाने में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। सिर्फ साइंस पढ़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ के काम नहीं चलेगा। हर सेगमेंट के अंदर इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। हार्ड के हमें अपेयर ही नहीं करने, वेयरएज इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। यानी कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, नहीं तो पक्का इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तो आप अपना फेलियर इंश्योर करवा बैठोगे। दूसरा, रिसेंट पैटर्न को एनालाइज करो कि 2024 के बाद में आपने देखा होगा कि साइंस एंड टेक से बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ लोग वो होते हैं ना पुराने मेंढक,
अपने कुएं से बाहर ही नहीं निकलते। वो बोलते रहेंगे आपको कि भाई 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ो वहीं से। अरे भाई वो 2022 तक चल रहा था, अब नहीं चलता वो चीज, आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। वो दिन चले गए जब आपका 9th एंड 10th की एनसीईआरटी में चल जाता था। अब आपको 11th एंड 12th से भी कुछ सेगमेंट को कवर करना पड़ेगा। अब आपको साइंस एंड टेक की जो रिसेंट न्यूज है उनको भी कवर करना पड़ेगा। यानी आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को अपीयर कर पाओगे। और अगर आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाके 2024 का फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल वाला पेपर चेक कर लो। तीसरी चीज ये है कि आपको बार बार इस जो भी आप लोगों ने पढ़ाई किया, आप कम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करो। क्योंकि एट द एंड आपने कितने ज्यादा बुक्स पढ़ी है फर्क नहीं पड़ता, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो कि आप पेपर के अंदर रिकॉल कर पाओ। तो पेपर के अंदर रिकॉल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी आपको वो हेल्प भी करेगी। अच्छा एक चीज और समझो कि बहुत सारे लोग, अब आपको पता है कि सीडीएस का पेपर जो है उसके अंदर इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स का आया, जीएस जो है 100 मार्क्स का है और मैथमेटिक्स जो है 100 मार्क्स का है। इंग्लिश का सबसे पहला पेपर है और कंपैरेटिवली दूसरे पेपर्स के मुकाबले ये बहुत ही इजी पेपर है। और देखा जाए तो अगर इसका 70% पेपर है ना, आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स से है ना आप सारा पेपर को है ना खींच के लेके चले जाओगे। और नहीं तो कितनी ही वोकैबुलरी का रट्टा मार लो, कितना ही आप ट्रिक्स और टिप्स सीख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूं कि बार बार किताब जरूर पढ़नी शुरू करो। नहीं तो देखो इसका नुकसान क्या होता है कि जो रीडिंग वाला सेगमेंट है ना, पहले 10 क्वेश्चन आप इंग्लिश के सोल्व कर लोगे, लास्ट के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लोगे, लेकिन वो 20 के बीच के जो 40 45 50 क्वेश्चन है ना, जहां पे आपसे पैराजंबल्स पूछा जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा, आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, वो आप बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे। वहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं बार बार अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करना शुरू करो। रीडिंग बिना आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सेगमेंट ऐसे होते हैं, अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है ना भाई, वहां पे आप ऊपर ऊपर से पढ़ते चले जाओगे, अंदर का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा टाइम ही ये सेगमेंट खाता है, क्योंकि अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। और मैक्सिमम लोगों का देखना इन्हीं 4-5 टॉपिक के अंदर ही सारा टाइम वेस्ट होता है। इनको अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बूस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ो, क्योंकि ये आपको आगे जाके एसएसबी इंटरव्यूज के टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप जीएस के टॉपिक्स पढ़ोगे, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप है ना उसमें से कंक्लूड अच्छे से कर पाओगे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। मान लीजिए आपसे आप पूछा जाएगा नोट करेक्ट और आप करेक्ट मार्क करके आओगे, आपसे पूछा जाएगा करेक्ट, आप नोट करेक्ट मार्क करके आओगे। क्वेश्चन की डिमांड को ही आप ढंग से समझ नहीं पाओगे और पक्का क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। फिर आता है कुछ लोग जो मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होता है। अब सोच के देखो कि गधे क्या करेंगे, वो बुक उठाएंगे, वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते। वो देखेंगे कि भाई मेमोराइज करना, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, तेरा भाई तो कर लेगा। मैक्सिमम लोगों को मैथमेटिक्स इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उनको लगता है कि मैं मेमोराइज करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता था, मैं भी उन गधों में ही शुमार था। लेकिन बाद में जब मैंने प्रैक्टिस करना देखा, मैंने तो बोले मैथमेटिक्स तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। आप है ना कितने भी थके हुए हो, अगर पहले 3 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और उसके बाद में 4-5 घंटे आराम से आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेगमेंट ऐसा है जहां पे आप 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आप में दम है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपको करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस भी कैसे, हर टॉपिक के ऊपर है ना वही 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको ही आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और अगर उनको प्रैक्टिस कर लिया तो देखना कि बस स्टेटमेंट चेंज होती है, डाटा चेंज होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो वही रहता है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे आपको पक्का साथ मिल जाएगा। रही बात अब रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना भाई, हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर फोकस। आपने कितने महान टीचर से पढ़ा है, क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड आपको रिजल्ट तो उसी चीज पे मिलेगा कि आपने ओएमआर के अंदर कौन से ऑप्शंस फिल कर रखे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं और कितने क्वेश्चन सही हैं। एक चीज और समझना कि भाई बहुत सारे लोगों का है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि होश से बड़ा हथियार कोई नहीं, ठीक है। जो आदमी इतनी प्रेशराइजिंग सिचुएशन में, लोग क्या बोलेंगे आपको 2 घंटे का पेपर, अरे गधा बनाते वाला, देखो 12-14 घंटे का पेपर है। क्योंकि पहले दिन आप लोग है ना स्लीप डिप्राइव हो गए। जिस दिन है ना कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना, उस दिन आपको नींद ही नहीं आएगी। अगले दिन आप 6 बजे उठ जाओगे, उसके बाद में सेंटर पे पहुंचोगे, ठीक है, 8:30 बजे आप एंट्री कर लोगे, 9 बजे से आपका पेपर होगा, उसके बाद में आप 11:20 से सेंटर से बाहर निकलोगे, बीच में 20 मिनट का रेस्ट है, और कर करके रहना आपका ये पूरा पेपर जो होगा वो 6 बजे के लगभग कंप्लीट होगा। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, ये
10 से 12 घंटे का हो ही जाता है। और इस टाइम पे आपको अपनी पीक एफिशिएंसी इंश्योर करनी है, और तभी एफिशिएंसी इंश्योर कर पाओगे जब आप खुश रहोगे, काम रहोगे, और अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपके साथ में होगा। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक्सपोज करो, एग्जाम के साथ में अपने आप को अलाइन कर लो, और खुद ब खुद सारी चीजें हो जाएंगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करते, यानी आज तो चाहे मैंने मोटिवेशनल वीडियो देख के 5 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले 1 हफ्ते तक मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई देखो, एक बार सांस लेने से है ना हमारा शरीर नहीं चलता, हर 1 सेकंड के अंदर हमें सांस लेना पड़ता है। एक बार खाने से हमारा पेट नहीं भरता, हमें हर बार एनर्जी के लिए खाना पड़ता है। ऐसे ही एक बार पढ़ाई करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़े छोटे छोटे चंक्स के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर करना है। एक चीज और समझना कि जो ये डेली हैबिट होती है ना, ये आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के अंदर अमेंड हो जाएगी, और हमें लगेगा ना अगर नहीं करोगे तो भाई एसएसबी नहीं होने वाला। सच बता रहा हूं, नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होता भाई। किसी से पूछ लेना, अच्छे ट्रेनर से पूछ लेना, गाइड से पूछ लेना, नुकसान देगी ये चीज, ठीक है। जो आदमी काम को शुरू करके बीच में छोड़ता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे इंसान को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं करना चाहता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे तो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी आप कवर कर जाओगे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अगर आप ये सोचोगे कि लास्ट में मैं मुर्दे की तरह जागूंगा और लास्ट मिनट में सारे एफर्ट मार लूंगा, भाई नहीं होने वाला। ना किसी से हुआ है, ना आपसे होगा, ना मेरे से हुआ है कभी, ठीक है। हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, स्टडी रिसोर्सेज का कभी भी ओवरलोड नहीं करना। कुछ लोग होते हैं भाई, ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, ऐसा कर लिया, वो महंगी किताब खरीद ली, ये ले ली, 10 किताबें इकट्ठी कर रखी है। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? एट द एंड फर्क तो तभी पड़ेगा ना जब उन किताबों को पढ़ा जाएगा। एक बार में एक चीज को फॉलो करो, क्योंकि हर चीज का अपना एक सेट पैटर्न है, आपका भी एक सेट पैटर्न है। अगर आपको लग रहा है ठीक है आपको मेरे से पढ़ना, मेरे से पढ़ो, ज्वाइन कोर्स के कोर्स, ऐसे फ्री में पढ़ना ऐसे पढ़ो, या जैसे भी जो करना है ना, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज करो कि अपने लिमिटेड करो रिसोर्सेज को। जितने ज्यादा रिसोर्सेज आप अलग अलग पढ़ोगे ना, कोई फायदा नहीं देने वाला। इसके बजाय आप एक रिसोर्स को कंसल्ट करो, मान लो जो मैंने फ्री में नोट्स दे रखे हैं उनको कंसल्ट करो, और अपने मजे करो बार बार, ठीक है। बार बार रिवाइज करो, उसमें ही आपका फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं होने वाला है। उनसे स्टिक रहना है, और फायदा इससे यही होगा क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो जब आप रिकॉल करना चाहोगे तभी रिकॉल कर पाओगे, जब आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर वो रिकॉल हो पाएगी सबकॉन्शियस माइंड से। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो बहुत कर ली लेकिन भाई पेपर के साथ खुद को अलाइन नहीं किया। क्योंकि पेपर जो है ना, वो आपको 10-12 घंटे के लिए है ना अपनी फुल एफिशिएंसी चाहिए, पीक चाहिए। वो कैसे इंश्योर कर पाओगे? जब आप ऐसी कंडीशंस को एक तरह से रेप्लिकेट कर पाओगे संडेज के दौरान, ठीक है। अगर 9 से 11 हमारा इंग्लिश का पेपर होता है तो 9 से 11 इंग्लिश का पेपर दो। ऐसे ही अगर 12 से 2 हमारा जीएस का पेपर होता है तो 12 से 2 जीएस का पेपर होना चाहिए, और 3 से 5 बजे तक अगर हमारा जो दूसरा पेपर होता है मैथमेटिक्स वाला वो होता है तो उसको उसी टाइम पे देना चाहिए। एक दिन में अगर आपकी इतनी सिटिंग एबिलिटी नहीं है ना, इस टाइम नहीं है, तो भाई एग्जाम के दौरान भी नहीं रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे फिर हमारा दिमाग है ना सुस्त रहेगा। हमें ट्रेन ऐसे करना पड़ेगा अपने दिमाग को, नहीं तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। बहुत सारे, अगर आप ये चीज 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देख लेना कि 20-22 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। एक चीज और करना, इससे फायदा क्या होता है? एक तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना पेपर के अंदर वो अपना पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका दिमाग वैसे ट्यून हो चुका है। दूसरा, आपकी है ना स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आपका एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान में भी काम आएगा, क्योंकि स्ट्रेस वहां पे भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। फिर छोटे छोटे गोल्स के अंदर है ना अपने पूरी की पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े गोल्स होते हैं ना उनको अचीव करने में उतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे बोल दिया कि मुझे सीडीएस पास करना है, लेकिन सीडीएस पास करने के अंदर है ना भाई वो एक बहुत ही ब्रॉड गोल हो गया। जितने छोटे गोल्स होते हैं ना उतनी ज्यादा क्लैरिटी होती है। मान लीजिए अगर आपने बोला कि मुझे साइंस पढ़नी है, लेकिन साइंस के अंदर तो इतने सारे टॉपिक है, 4-5-10-20 टॉपिक होंगे, तो टॉपिक एक एक पकड़ो कि आज मुझे सेल चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे अपना जो ऑप्टिक्स है उसको कंप्लीट करना है, आज मुझे पढ़ना है वेव्स वाला चैप्टर। तो इस तरह से एक एक चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव और जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। तो
बेटर इसके बारे में ये फायदा होता है कि एक आपका मोमेंटम बना रहता है और आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा कि यार इतना मैं कवर कर चुका हूं और इतना मुझे कवर करना है। अगर कोई भी चीज है ना हाफ हजार्ड में चलती है ना, तो भाई पक्का वो फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी काम अच्छे से करने के लिए एक सेंस ऑफ क्लैरिटी। और जितनी ज्यादा क्लैरिटी आप लगा सकते हो ना, उतना ही ज्यादा अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा चाहिए कि मुझे क्या करना है, और उससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। हमें पढ़ना तो यूपीएससी के लेवल का है, प्रीलिम्स लेवल का पढ़ना है, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। और वो वैसे ही मैंने जो फ्री नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पे अवेलेबल कराए हैं, वहां पे आपको सारी चीजें ऐसी ही मिल जाएंगी। जो खुद कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ, हर वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपको प्रीलिम्स तक का लेवल के अंदर आप आराम से अपीयर करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रही बात, अब इतना पढ़ने के बाद भी देखो, जितनी जब आप पहली बार पढ़ते हो तो एक बार की रीडिंग में आपको 40% इंफॉर्मेशन रिटेन हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ में ये भी धुंधली होती हुई चली जाएगी। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, बार बार पीरियोडिक रिव्यूज, दैट इज हमें बार बार एक सिस्टमेटिक वे में एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने के साथ साथ हमारे अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि पेपर के अंदर ये इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉल कर पाए, क्योंकि अगर हम लोग ये इंफॉर्मेशन रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि अब सोच के देखो, रिकॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा हाथ रख के, स्कूल में करते थे ना ऐसे गर्दन ऊपर करके हाथ रख के हम रट्टा मारते थे, ठीक है, वो एक बार ट्राई कर सकते हो। दिमाग के ऊपर जोर डालो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने पढ़ा था। क्योंकि अगर आप नहीं जोर डालोगे ना भाई, एक वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, सॉरी अपना लॉ ऑफ इनर्शिया है जो कि न्यूटन ने बताया था, वो क्या बोलता था, वो यही तो बोलता था कि हर चीज अपने इनर्शियल मोड में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। बस हमें अगर उसका डायरेक्शन या सिचुएशन चेंज करनी है, सेगमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक बार तो फोर्स लगाना पड़ेगा दिमाग के ऊपर, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं हेल्प देने वाली है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ किताबी कीड़े बने रहते हैं। भाई नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने दिमाग को ना, ठीक है, दिमाग की एफिशिएंसी को बूस्ट करना चाहते हो, अपनी सिटिंग एबिलिटी को बूस्ट करना चाहते हो और एग्जाम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हो, तो आपको अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ के ऊपर इक्वली काम करना पड़ेगा। देखो, मेंटल हेल्थ के लिए तो आप अपने दोस्त से मिलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, म्यूजिक सुनो, अच्छी नींद लो। इस दरमियान आपको मिनिमम 8 घंटे सोना ही सोना है। जो 8 घंटे नहीं सोएगा वो पक्का फेल हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं भाई, पक्का फेल हो जाएगा। साइकोलॉजिकली प्रूवन है, जब आप 8 घंटे नहीं सोते ना, तो उस टाइम पे जो भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो आपका दिमाग उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है वो तभी होता है जब आप स्लीपिंग मोड में चल रहे होते हैं। इसलिए देखना, जब आप सो के उठते हैं ना, तो उस टाइम पे दिमाग बहुत ही ठंडा और शांत होता है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक्सरसाइज को इग्नोर मत करो, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बैठने से ना आपकी बैक में पेन होगा, ठीक है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके अंदर आएंगी, और ऊपर से जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और वो सारी चीजें हैं, उसको भी करने में ये हेल्प कर देगा। एक चीज और समझो भाई, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम विद सेल्फ स्टडी, तो भाई फ्री टेलीग्राम के ऊपर नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। वहां से जाकर के क्लिक करके इनको अवेल कर दो। रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और आपकी जो एग्जाम की डायरेक्शन है वो क्लियर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। एक चीज और समझना, प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत मैं जो भी ये फ्री इनिशिएटिव और सीरीज लेके आता रहता हूँ, इससे ऐड के थ्रू कुछ पैसा आता है मेरे अकाउंट में। वो पैसा है ना, आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है। मैं उसमें से एक भी पैसा अपने पास में नहीं रखता। टेलीग्राम के ऊपर फाइल सेक्शन में जाके आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं पास कर देता हूँ। इफ अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी से आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है और आपको ये भी सीखना है कि इफेक्टिव वे से आपका सिलेबस कवर हो जाए, साथ में आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन और साथ में आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी सारी चीजें इंश्योर हो जाएं, तो वो सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए मैंने बैरक बडी अपनी टीम के साथ में एक रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि आपको, जिसमें अगर एनरोल करना है तो लास्ट डेट 18th है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं ताकि पर्सनली सभी लोगों को एक बेटर क्वालिटी की एजुकेशन दी जा सके। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे ताकि उनको पास कराया जा सके। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे
जो वेबसाइट है वहां से जा करके एनरोल कर सकते हैं। लास्ट डेट इज 18th। हालांकि अगर पहले वैकेंसी फिल हो जाएंगी तो भी हमारे एनरोलमेंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर जिंदगी में कोई भी चीज अचीव करनी है तो एक ही चीज याद रखना कि इरादा एक होगा और नेक होगा, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।